हेलो दोस्तों। हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जनरल कंपटीशन के लिए भी, जैसे कि रेलवे, SSC, बैंकिंग एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम होता है या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिनमें कि जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो किसने? अनुशीलन समिति संगठन को जन्म दिया था। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। अनुशीलन समिति को वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में अनुशीलन समिति का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक में एक लेख लिखा, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया जाता है। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के फलस्वरूप बंगाल में अनुशीलन समिति का एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में उदय हुआ। ठीक है, वारिंद्र घोष किससे संबद्ध थे? तो वारिंद्र घोष जो थे अनुशीलन समिति से संबद्ध थे। ठीक है, वारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे। ये आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति थी एक, क्या थी? तो क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन थी। डी आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन के टाइम में दिया गया था। बी आंसर होगा। ठीक है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं ने, ठीक है, रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी, परंतु अंग्रेज सरकार तिलक के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उस पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। ठीक है, इसी समय लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जब उन पे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था उस समय। ठीक है, दिए गए विकल्प में निकटतम विकल्प बी सही है, अतः यही अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के बाद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो पूर्वी बंगाल था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, तो पूर्वी बंगाल था। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से
बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ये डिटेल्स पूछा जाता है कि प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, लेकिन फिर खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके और फांसी दी गई थी। ठीक है, ये भी डिटेल्स ध्यान रखेंगे। और कौन कौन नेता थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इनमें से किसके साथ है, संबंधित है? मुजफ्फरपुर का कांड है का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। सी आंसर होगा। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से संबंधित है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़ करके फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो आप लोग को पता है HRA इसको बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष थे और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में 1924 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा जो थे वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन शिव वर्मा नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में संगठित किया गया था उससे जुड़े थे शिव वर्मा, लेकिन HRA से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, लेकिन जो HSRA का गठन किया गया था 1928 में उसमें शिव वर्मा जुड़े थे। ठीक है, शेष सभी तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ध्यान रखेंगे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा कहा था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो ये थे बिस्मिल थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसा कहने वाले थे। ठीक है, इनकी उक्ति है ये। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ठीक है, काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसको पूछा जाता है कि गोरखपुर में किसको फांसी दी गई थी? निम्नलिखित में से किसको
अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल को ही काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। बी आंसर होगा। ठीक है। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर भारत के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। किन किन को फांसी हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे चंद्रशेखर आज़ाद जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। ये खुद को गोली मार लिए थे। जब अल्फ्रेड पार्क में ये फंस गए थे, मतलब पुलिस से घिर गए थे, तो इनके पास एक गोली बची थी चंद्रशेखर आज़ाद के पास। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए थे। मतलब उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में? तो 1925 बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो भगत सिंह जो थे काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला खां थे। क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? तो भगत सिंह नहीं जुड़े थे इनसे। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद इन काकोरी कांड मुकदमे से बच निकले थे। सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और मनमथनाथ गुप्त ये सब नहीं बचे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? तो चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो फांसी की सजा से काकोरी कांड षड्यंत्र में चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला था काकोरी कांड मुकदमे में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये कहा था वाजिद अली शाह ने। ठीक है। उपर्युक्त उक्ति अवध के आखिरी नवाब थे ये नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है ये उक्ति। ठीक है। ये अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा HSRA। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया था।
ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन किया गया था। डिटेल्स देखते हैं। 9 से 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना थी। ठीक है, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। ठीक है, इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। ये जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, HSRA के सदस्य थे, उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। उस समय क्या कुछ ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा था, उसी समय उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, पूछा जाता है किसने फेंका था, तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर फेंका था 1929 में, केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। आपको पता है डी आंसर हो जाएगा 1 और 4। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। ठीक है, जो कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था, केंद्रीय विधानसभा में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे, तो भगत सिंह थे संस्थापक नेताओं में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में संगठित किया गया था, उसमें भगत सिंह भी थे। ठीक है, संस्थापक नेताओं में। बी आंसर होगा। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR1 का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। ठीक है, डिटेल्स ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं HRA और HSRA के बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, जो कि चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में संगठित किया गया था। HRA के स्थान पर नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन बना था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद ही थे, जो कि सचिंद्र सान्याल द्वारा जो स्थापित था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जो कि सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित था, उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कर दिया था, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। डी आंसर होगा। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ठीक से करेंगे दोस्तों।
वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो ये मुठभेड़ में गोलियों से, ठीक है, ये खुद को गोली मारे थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में जब घिर गए थे तो इनके पास एक गोली बचा था तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? तो मुठभेड़ में गोलियों से। मुठभेड़ हुआ था, लेकिन एक तरफ से ये गोली चला रहे थे और एक तरफ से पुलिस लोग, लेकिन इनके पास लास्ट गोली बचा तो वो खुद को ही गोली मारे थे। 27 फरवरी 1931 के इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में थे, ये घेर लिया गया था इनको, तभी ये खुद को गोली मारे थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सी आंसर होगा। ये नारा पूछा जाता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसका नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित किया था, ठीक है, चर्चित बनाया था इनकलाब जिंदाबाद को भगत सिंह ने ही, लेकिन इसका रचना जो था किसने किया था? तो कवि मोहम्मद इकबाल ने किया था इनकलाब जिंदाबाद का, लेकिन इसको चर्चित किया था नारे के रूप में भगत सिंह ने, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने किया था, ठीक है, नारा के रूप में, ध्यान रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो भगत सिंह से जुड़ा है, सरदार भगत सिंह से। सी आंसर होगा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को, ध्यान रखेंगे, डेट काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 16 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, ठीक है, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था, ठीक है। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ थे वो, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। कब? 8 अप्रैल 1929 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में, ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है किस केस में। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? तो राजगुरु और सुखदेव थे, जिन्हों 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में स्थित है भगत सिंह का स्मारक, फिरोजपुर में। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया और चोरी छिपे
उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, फिरोजपुर में है उनका स्मारक भगत सिंह का। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र में किसको नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को तो हुई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। और बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुना दी गई थी। फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को ही। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? तो वो कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की परिणति हुई थी। ठीक है, फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। तो वो थे अशफाकुल्लाह खां को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाए थे तो वो थे अशफाकुल्लाह खां। ठीक है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन करें। ठीक है, लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा। ठीक है, ये कब का है? तो यहाँ से देखते हैं, डिटेल से देख लेते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1915 में तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1931 में हुआ था। ठीक है, लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा और दूसरा 1931 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में, काकोरी षड्यंत्र 1925 तथा मेरठ षड्यंत्र 1929 का है। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभी उत्तर सी सही होगा। ठीक है, तो ये सी सही होगा, लाहौर षड्यंत्र, उसके बाद कानपुर मुकदमा, उसके बाद काकोरी मुकदमा और उसके बाद मेरठ मुकदमा। ठीक है, लाहौर का पहला षड्यंत्र कब हुआ था? 1915 में। ठीक है, और दूसरा 1931 में। तो 1915 के अनुसार ये पहले हो जाएगा। काकोरी मुकदमा कब? तब काकोरी 1925 का है। ठीक है, और फिर कानपुर 1924 का है। तो कानपुर 1924 और फिर काकोरी मुकदमा और मेरठ मुकदमा कब का है? तो मेरठ 1929 का है। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण
1924 का नहीं है। काकोरी षड्यंत्र 1925 का है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा 1925 का है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916, 1930, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 नहीं 1925 का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में कैद हुए थे। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद हुए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में कैद हुए थे। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था सूर्यसेन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो वो थे सूर्यसेन। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्यसेन बी आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार धावे को। ठीक है, सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता बाडेदर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगारपल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, सूर्यसेन को, जिन्होंने की IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और इसको रिवाइज भी कीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है दोस्तों, सेशन देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।